नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन को लेकर आ रही है। दरअसल दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन की छत पर एक चील बरामद हुई है। इस चील में ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये चील वाइल्ड लाइफ फॉलो की हो सकती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले इस तरीके के एक्सपेरिमेंट पक्षियों के साथ करते रहते हैं। वहीं मामले की जांच भी कर ली गई है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दरअसल दोस्तों, ये इसलिए टेंशन की बात है क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास का एरिया नो फ्लाइंग जोन है। ऐसे में किसी ट्रैकिंग डिवाइस के साथ पक्षी का मिलना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता था। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लेकर चीन शुरू से ही अलर्ट पर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चीन को इस बात का डर है कि विक्रांत चीनी एयरक्राफ्ट लियोनिंग और शेरोंग से असरदार हो सकता है। इतना ही नहीं, विक्रांत के आ जाने के बाद से भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में और अधिक प्रभावी होगा, जो चीन को मंजूर भी नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विक्रांत का डिजाइन 1999 में शुरू हुआ था, जबकि चीनी एयरक्राफ्ट 1970 के दशक की सोवियत तकनीक में निहित है। ऐसे में संभव है कि विक्रांत चीनी एयरक्राफ्ट की तुलना में अधिक एडवांस होगा और यही कारण है कि चीन की नजरें आईएनएस विक्रांत पर है। चीन के रक्षा विशेषज्ञ इस बात से भी चिंतित है कि विक्रांत प्रशांत महासागर में प्रवेश कर सकता है। बता दें कि विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। यानी कि साफ तौर पर चीन की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इस पर स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चीन एक कॉपीकैट है और तकनीक चुराकर वो इस तरीके के हथियार या फिर इस तरीके की हथियार प्रणालियों को बनाता है। लेकिन यहाँ पर टेंशन साफ तौर पर चाइना के चेहरे पर दिख रही है कि आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत की ताकत काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आसियान मीटिंग को लेकर आ रही है। हाल ही में अमेरिका में आसियान देशों की बैठक हुई। इस बैठक में म्यांमार को नहीं बुलाया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर सैन्य सरकार का नियंत्रण है। अब जून 2022 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक से भी म्यांमार बाहर हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बैठक में म्यांमार के कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। म्यांमार भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। म्यांमार के साथ भारत की 1640 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में उग्रवाद को खत्म करने के लिए एक साथ काम भी किया। ऐसे में म्यांमार भारत के लिए एक अहम आसियान देश है। लेकिन लोकतांत्रिक भारत मौजूदा वक्त में सैन्य नियंत्रण वाले शासन से खुलकर बात करने से बचता दिखा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिंद महासागर और भारत के पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी भारत को म्यांमार के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने होंगे और ऐसे में यह जरूरी है कि भारत म्यांमार के मुद्दे पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाए। यही नहीं दोस्तों, भारत म्यांमार में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके जरिए सितवे पोर्ट के माध्यम से उत्तर पूर्व भारत को कोलकाता से जोड़ा जाएगा। भारत 1360 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का भी निर्माण कर रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम भी है। ऐसे में ये देखना होगा कि जून में होने वाली भारत आसियान बैठक में म्यांमार शामिल होता है या नहीं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वह अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने 2971 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल और उससे जुड़े उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी सुखोई 30 MKI और MiG-29 के फाइटर जेट्स के लिए। बता दें कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की पर यूनिट कॉस्ट 7 करोड़ रुपए होगी, जिसका मतलब ये है कि ये 400 यूनिट्स और उनसे संबंधित उपकरणों के लिए होगी। बता दें कि अस्त्रा मार्क 1 को 2 सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रंस में भी लगाया जा चुका है। बता दें कि यह अनुबंध तब सामने आया है जब भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में कहा था कि वे अपने 4 सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रंस को अस्त्रा मार्क 1 से लैस करने की योजना बना रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना के MRFA डील को लेकर आ रही है। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि MRFA डील के तहत भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट्स की जो $20 बिलियन की डील थी उसे कम कर दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब 114 फाइटर जेट्स की जगह 57 फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे, वो भी ग्लोबल टेंडर के तहत, जिसे फिर से जारी किया जाएगा 2022 के अंत तक। बता दें कि पहले 114 MRFA फाइटर जेट्स को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाना था, जिसे कि अब निरस्त कर दिया गया है और इन 57 फाइटर जेट्स को बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया जाएगा, वो भी भारतीय कंपनी के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि MRFA का ये दोबारा से जो वर्गीकरण किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो टेंडर है वो किसी विदेशी कंपनी को दिया जाएगा जो कि मेक इन इंडिया के तहत भारतीय पार्टनर को चुन सकती है। बता दें कि इससे पहले जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल था उसमें भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी गई थी और उनके पास ये अधिकार था कि वो किसके साथ अपना टेक्निकल कोलैबोरेशन करेंगे,
जिसे कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा चुनी गई विदेशी कंपनी के साथ उन्हें करना था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि MRFA और भारतीय नौसेना के नेवी कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स की संख्या में कटौती करना एक अवसर हो सकता है भारतीय घरेलू कंपनियों के लिए, ताकि वो बाकी के फाइटर जेट्स को बना सके। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर मानना है कि फाइटर जेट्स के अधिग्रहण में कटौती का मतलब ये है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत की मेक इन इंडिया जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी और न ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का हस्तांतरण भी नहीं कर सकती, क्योंकि कम संख्या में अधिग्रहण का मतलब ये है कि फाइटर जेट की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका बढ़ना। हालांकि दोस्तों वायुसेना बहुत ही कंफ्यूज नजर आई है अभी तक MRFA डील को लेकर, और शायद अब ये जो MRFA में एक बड़ी कटौती की गई है उसका असर तो देखने को मिलेगा ही। और इसकी जो रीटेंडरिंग प्रोसेस है वो जैसे कि मैंने बताया कि 2022 के अंत से फिर शुरू होगी, यानी कि फिर से 1 साल और लग जाएगा। हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो DRDO को लेकर आ रही है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि DRDO 1000 किलोमीटर रेंज वाला एक अर्ली वार्निंग एंड लॉन्ग रेंज सर्च एंड ट्रैक रडार को तैयार कर रहा है, और पहले प्रोटोटाइप की जो तैयार रडार यूनिटें हैं उनका फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और इसकी पहली यूनिट की टेस्टिंग 2024 तक होगी। बता दें कि ISR रडार पर आधारित सर्विलांस रडार ट्रांसपोर्टेबल लैंड बेस्ड रडार सिस्टम होगा, जो कि लंबी दूरी से ऑटोनॉमस रूप से एयरबॉर्न टारगेट्स को डायरेक्ट और ट्रैक कर सकता है। बता दें कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन को भी आसानी से पहचान सकता है और इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की क्षमता भी होगी। अगली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है जेन 3 नाइट विजन गॉगल्स के 98 सेट्स और उससे जुड़े उपकरणों के लिए। कहा जा रहा है कि इसे भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट और अपाचे हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इस नाइट विजन गॉगल के शामिल होने के बाद जो क्रू मेंबर्स हैं वे काले घने अंधेरे में भी ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएंगे, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल लाइट्स के, और इससे रात में भी ऑपरेशन क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को ही लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना को जल्द ही C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने लगेंगे सितंबर 2023 से। बता दें कि एयरबस पहले 16 एयरक्राफ्ट को फ्लाई अवे कंडीशन में स्पेन की असेंबली से भारत भेजेगी और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स के द्वारा बनाया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। बता दें कि फेज 1 यानी कि पहले चरण के तहत कोस्टल सर्विलांस सिस्टम के तहत रिमोट स्टैटिक सेंसर्स को 46 स्थानों पर तैनात किया गया है और इसके बाद भारत अब 38 यानी कि 38 और स्टेशन स्थापित करेगा फेज 2 के तहत, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड की कोस्टल रडार नेटवर्क को विस्तारित किया जा सके और इन्हें 2023 से ऑपरेशनल किया जाएगा। बता दें कि जो 38 और स्टेशन लगेंगे उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और इनमें स्वदेशी उपकरण भी लगे होंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डिफेंस एक्सपो को लेकर। दोस्तों भारत अब अपने डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस एक्सपो करेगा साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री तंजानिया के साथ, जिसमें कि 7 भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनियां और 9 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इसमें शामिल होंगी। कहा जा रहा है कि तंजानिया के रक्षा मंत्री इस डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, जिसमें कि वे भारत को डिफेंस क्षेत्र में मिलकर काम करने का न्योता देंगे। बता दें कि भारत की गार्डन रिच शिप बिल्डर इस एक्सपो में हिस्सा लेगी और अपनी क्षमता को प्रदर्शित भी करेगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।